अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर करने जहां पाकिस्तानी और इंडियंस छाए हुए हैं। एक ऐसा मुल्क जिसे अफ्रीका का अमेरिका कहा जाता है, जहाँ सिर्फ दो तरह के लोग आबाद हैं, एक अमीर तरीन और दूसरे गरीब तरीन। इस मुल्क का स्टैंडर्ड यूरोपी है और पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी हाईवेज, होटल्स, बार्स, डांस क्लब और एकड़ों पर मुहित विलास मौजूद हैं और ये तमाम सहूलियात यूरोप की निस्बत सस्ती हैं। ये दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी सरहद पार करके पहुँचते हैं और यहाँ एक छोटी सी दुकान खोलकर 2-3 मुकामी लोगों को मुलाजिम रख लेते हैं और यहाँ मालिक बनकर बैठ जाते हैं। जी हाँ, साउथ अफ्रीका। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी हमारे साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें और इनकी तारीख, जुग्राफिया से बाखबर हो सकें। इसके साथ साथ हम आपको अपनी वीडियोस में बताते हैं कि आप पाकिस्तान और इंडिया से इन ममालिक में कैसे जा सकते हैं, वर्क या विजिट वीजा के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट दरकार होती है और कितना खर्चा आता है। तो चलते हैं साउथ अफ्रीका के एक दिलकश सफर पे। साउथ अफ्रीका, जहाँ के लोग ट्रैफिक सिग्नल को रोबोट, पेट्रोल पंप को गैराज और वैगन को टैक्सी कहते हैं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलन मस्क 28 जून 1971 में इस मुल्क के कैपिटल प्रिटोरिया में पैदा हुआ था। रॉबन आइलैंड केप टाउन से 7 किलोमीटर के फासले पर है। ये जजीरा तकरीबन 350 साल तक दुनिया की सबसे खौफनाक जेल रहा। नेल्सन मंडेला ने अपनी कैद का बड़ा हिस्सा इसी जेल में गुजारा था। बरआज़म अफ्रीका के जनूब में वाक़या साउथ अफ्रीका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 3 कैपिटल हैं। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लूमफोर्टेन जुडिशल कैपिटल है। पाकिस्तानी यहाँ नहायत खुशहाल और मुतमिन जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्रिकेटर इमरान ताहिर भी पाकिस्तानी है। इसके अलावा इस मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी पाकिस्तानी की ही मुल्कियत है। इसके अलावा यहाँ 90% मोबाइल शॉप्स भी पाकिस्तानियों की ही हैं। आप जब भी यहाँ आए तो आपकी यहाँ पाकिस्तानियों से मुलाकात जरूर होगी, जो कि यहाँ एक दूसरे से राब्ते में भी रहते हैं और हर वीकेंड पे एक दूसरे की दावत भी करते हैं। भारत की निया फैमिली अमीर तरीन साउथ अफ्रीकन है। ये लोग मुसलमान हैं और क़याम पाकिस्तान से पहले जनूबी अफ्रीका आए थे। ये लातादाद कारोबार कर रहे हैं मगर गोश्त के कारोबार पर इन्हीं की मोनोपोली है। जोहानसबर्ग से प्रिटोरिया के दरमियान 23 किलोमीटर तक फैला हुआ इलाका इन्हीं की मुल्कियत था, जहां अब अरबों डॉलर्स की कई हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं। यहां से आप इनकी दौलत और असर और रसूख का अंदाजा कर लीजिए। मुसलमानों ने 1794 में केप टाउन में पहली मस्जिद बनाई थी। अब साउथ अफ्रीका में सैकड़ों की तादाद में मसाजिद मौजूद हैं। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर अहमद दीदत भी साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते थे। यहाँ मुसलमान सिर्फ 2% हैं, मगर इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने हलाल और हराम को मुल्की पॉलिसी बनवा दिया है। लिहाजा ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ चिकन और मटन के साथ साथ पानी की बोतल पर भी हलाल की मोहर लगी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने साउथ अफ्रीका पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा रखी थी और ये पाबंदियाँ ही इनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। इन्होंने ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ खुद पैदा करनी शुरू कर दी। ये लोग खुराक और सन्नत में खुद कफील हो गए। इन्होंने कोयले से पेट्रोल और डीजल भी बनाना शुरू कर दिया और ये मुल्क आज भी इक़्तिसादी लिहाज से खुद कफील है। सियाह फाम, मुहज़्ज़ब, खिदमत गुजार और सख्त जान है। यहाँ गोरों ने साउथ अफ्रीका को जी भर कर लूटा भी और बनाया भी। लिहाजा यही वजह है कि आज साउथ अफ्रीका यूरोप से किसी भी तरह कमतर दिखाई नहीं देता। सियाहत यहाँ की बड़ी इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। इसकी फिजा, स्ट्रक्चर यूरोपी है मगर ये यूरोप से 100 गुना सस्ता है। नाज़रीन इकराम, अगर बात करें इसके रकबे की तो इस मुल्क का कुल रकबा 12,19,912 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 26वें नंबर पे आता है। अगर बात करें इसके बॉर्डर्स की तो इसकी सरहदें 5 ममालिक के साथ लगती हैं, जिनमें नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक और इस्वातिनी शामिल हैं। इसके अलावा इसे बहरा ओकियानूस और बहरे हिंद की साहली पट्टी भी लगती है। साउथ अफ्रीका का कॉलिंग कोड +27 है और इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन नेम .za है। साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम साउथ अफ्रीकी रेंद है और एक अफ्रीकी रेंद पाकिस्तानी 15 रुपए 65 पैसों के बराबर है, जबकि एक अफ्रीकी रेंद इंडियन 4 रुपए 82 पैसों के बराबर है। बात की जाए अगर आबादी की तो साउथ अफ्रीका की कुल आबादी 6 करोड़ 70 लाख है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 24वें नंबर पर आता है। साउथ अफ्रीका का GDP $1 ट्रिलियन है और ये दुनिया की 33वीं बड़ी मैशियत है। इस मुल्क का मौसम हमारे मुल्क के मौसम से उलट है, यानी जब हमारे मुल्क में गर्मी पड़ती है तो इस मुल्क में शदीद कड़ाके की सर्दी पड़ती है।
اور جب ہمارے ملک میں سردی پڑتی ہے تو یہاں گرمی پڑتی ہے۔ یہ ملک 1488 میں پرتگالیوں نے دریافت کیا تھا، لیکن یہاں پہلی کالونی ہالینڈ کے باشندوں نے بنائی۔ ڈچ 1652 میں کیپ ٹاؤن پہنچے اور آباد ہونا شروع کر دیا، اور یہ زمیندار کسان تھے۔ ڈچ زبان میں کسان کو بورس کہتے ہیں اور یہ لوگ آج بھی بورس کہلاتے ہیں۔ ڈچ کے دیکھا دیکھی یہاں جرمن اور فرینچ بھی آ گئے اور انہوں نے یہاں ایک نئے کلچر اور زبان کی بنیاد رکھی۔ یہ کلچر اور یہ زبان افریقینو کہلاتی ہے۔ افریقہ سیاہ فام باشندوں کی سرزمین تھی اور یہ لوگ 9 مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ زولو قبیلہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا، لیکن یہ آپسی لڑائیوں اور ٹیکنالوجی کے ہاتھوں مار کھا گئے۔ برطانوی باشندے یہاں 1795 میں آئے اور 1820 میں یہاں اپنی کالونی قائم کر لی، اور یہ اپنے ساتھ ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا کر لے آئے، اور 1850 کو ہندوستانی باشندوں کو بھی غلام بنا کر لانے لگے۔ ان سے ریلوے لائنز بچھوائی گئیں، چنانچہ افریقانوں نے انہیں کلی کہنا شروع کر دیا، مگر آج کل کسی کو کلی یا بورس کہنا گالی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی 6 ماہ سزا ہے۔ 1893 میں گاندھی جب جنوبی افریقہ پہنچے تو ان کی عمر 24 سال تھی۔ گاندھی جی نے یہاں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کیا اور 1905 میں مہاتما گاندھی افریقہ سے واپس چلے گئے۔ جہاں کبھی گاندھی کے دفاتر تھے، اکتوبر 2003 میں وہاں گاندھی کا مجسمہ لگا دیا گیا اور اس کا نام گاندھی اسکوائر رکھ دیا گیا۔ گوروں، کالوں اور ملائی لوگوں کے اختلاف سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ یہ لوگ کلٹ کہلاتے ہیں اور ان کی آبادی 15 سے 20% کے درمیان ہے۔ یہ خود کو افریقہ کے اصل باشندے اور مالک قرار دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ باقی تمام لوگ باہر سے آئے تھے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ہی یہاں کے مالک ہیں۔ دنیا کے 5 بڑے جانور ہاتھی، رائنو، ببر شیر، زراف اور بھینسے بھی اسی افریقہ کی سرزمین کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ساؤتھ افریقہ کی تاریخ نہایت ہی دل خراش ہے۔ نومزامو جنوبی افریقہ کے مغرب میں واقع ایک بستی ہے۔ اس بستی کو ایک پٹی 2 حصوں میں الگ کرتی ہے اور دونوں طرف کے لوگ ایک مختلف زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں ایک جانب گنجان آبادی اور بنیادی سہولیات ناپید ہیں۔ پانی، خوراک کی کمی اور انٹرنیٹ کی کم رسائی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سیاہ فام لوگ رہتے ہیں، جبکہ لائن کے دوسری طرف کا علاقہ سفید فام ہے۔ یہاں آپ کی جلد کا رنگ اکثر اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ یہ آپ کے معیار زندگی کا بھی تعین کرتا ہے۔ 1870 میں جب انگریزوں نے یہاں ہیروں کی کان کنی شروع کی تو اچانک کیپ کالونی برطانیہ کی سب سے قیمتی کالونی بن گئی۔ گوروں کی حکومت نے 1948 میں نسل پرستی کو قانون بنا دیا، جس کے بعد سیاہ فام باشندوں کے بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے۔ یہ گوروں کی آبادی میں نہیں جا سکتے تھے اور ان کے ریسٹورنٹس، بسوں، ٹرینوں اور دکانوں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور اس کے علاوہ ان پر یہاں زمین خریدنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ڈسٹرکٹ 6 گوروں کا علاقہ قرار دے دیا گیا اور بلڈوزر یہاں گھس گئے۔ سیاہ فاموں کے گھروں اور ان کی املاک کو زمین بوس کر دیا گیا، اور یہاں 70,000 سے زائد لوگ بے گھر کر دیے گئے، اور سیاہ فام لوگوں کو پاس بک اٹھانے پر مجبور کیا گیا، جس میں لکھا ہوتا تھا کہ انہیں کہاں سفر کرنا ہے اور یہ کہاں کام کر سکتے ہیں۔ رابرٹ سبوکے جنوبی افریقہ کا پہلا شخص تھا جس نے اس قانون سے انکار کیا۔ 21 مارچ 1960 کو ڈائری کے بغیر گھر سے نکلا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ سبوکے کو رابن آئلینڈ میں بند کر دیا گیا۔ اس کا سیل عام جیل کے باہر کتوں کے پنجروں کے ساتھ تھا۔ وہ قید کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کر سکا، یوں سبوکے الفاظ کو ترس گیا۔ اس وقت سیاہ فاموں کے ساتھ اس قسم کے ظلم اور زیادتیاں عام تھیں۔ رابن آئلینڈ دنیا کی خوفناک ترین جیل ہے، اور یہ دنیا کی واحد جیل ہے جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج نے عالمی ورثہ تسلیم کیا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس کی سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس کے 2 قیدی صدر بنے اور ایک نے نوبل انعام حاصل کیا۔ اس ملک میں منڈیلا کو پیار سے ماڈیبا کہا جاتا ہے۔ ماڈیبا کا مطلب ہے بڑے ابا یا بڑے پاپا۔ فروری 1990 میں جب 27 سال اور 10 ماہ کی قید کے بعد جیل سے نیلسن منڈیلا رہا ہوئے تو وہاں موجود تمام گورے وارڈن سے ملے جنہوں نے قید کے دوران ان پر بے تحاشا ظلم کیے تھے، اور انہیں کہا کہ میں آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے معاف کرتا ہوں۔ 1994 میں منڈیلا نے رنگ نسل کے قانون کا خاتمہ کر دیا، مگر اب بھی یہاں کچھ علاقے اس فرسودہ نظام کے تابع ہیں، جن میں سے ایک اورینیا شہر ہے۔ یہ شہر اپنے پیسے پرنٹ کرتا ہے، اپنے بینک چلاتا ہے۔ سیاہ فام یہاں نہ رہ سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں ہر کام صرف گوروں کے لیے مختص ہے۔ اس کے باوجود بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نسل پرست نہیں ہیں۔ جوہانسبرگ دنیا کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر ہے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کا 70% سونا اسی شہر سے نکالا جاتا تھا۔
आज भी सोने और प्लाटीनियम की सबसे बड़ी खानें इसी शहर में मौजूद हैं। इस शहर की कुल आबादी 70 लाख है और ये साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल में से एक है। अगर आप जोहानिसबर्ग जाएं तो यहाँ नेशनल पार्क जरूर जाएं। इस जगह से शहर का नज़ारा देखने लायक है। ठंडी हवाएं, सरसब्ज़ो शादाब कुशादा जगहें, यहाँ लोग खुश और खुशहाल हैं। ये अटलांटिक ओशन के किनारे आबाद है। 2018 में ये शहर पानी की कमी का शिकार हुआ, जब इस शहर की 4 मिलियन आबादी को 149 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से पानी मिलता था। ये अब भी मीठे पानी की किल्लत का सामना कर रहा है। केप टाउन अफ्रीका की तरफ से आखिरी शहर है। इस शहर से 4 घंटे के सफर पर वो मकाम भी मौजूद है जहाँ अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन के साथ मिलता है और कुरान मजीद की हकानियत की गवाही देता है। अल्लाह फरमाते हैं, और वही तो है जिसने 2 समंदरों को मिलाकर रखा है, जिनमें से एक का पानी लजीज और शीरी है और दूसरे का खाड़ी और कड़वा, और फिर इनके दरमियान एक पर्दा और सख्त रोक खड़ी करती है। नाज़रीन इकराम, यहाँ की 81% आबादी स्याह फाम, 9% कलर्ड और 8% गोरों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी एशियन नस्लों के लोग हैं। इस मुल्क की 70% आबादी क्रिश्चियन, 2% मुस्लिम, 1% हिंदू और बाकी दीगर मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। दी रेन क्वीन लोगों का अकीदा था कि रेन क्वीन जब अपने घर से निकलकर रक्स करती है तो पूरे इलाके में बारिश शुरू हो जाती है। रेन क्वीन साल में सिर्फ एक बार अपने घर से निकलती थी। जिंदगी भर में एक बार अपनी मर्जी के मर्द से मिलती थी। इस एक मुलाकात से इसके बदन से एक लड़की पैदा होती थी और ये इसे बारिश का जादू सिखाती थी। और जब वो लड़की जवान हो जाती, पुरानी क्वीन फौत हो जाती। रेन क्वीन का महल पहाड़ी पर वाक़या है और आखिरी क्वीन 2005 में फौत हो गई थी। इसकी बेटी इस वक्त जेर तरबियत है, लिहाजा 20 बरसों से मलका का रक्स नहीं हुआ। मुकामी लोगों का कहना है कि ये खुश्क मौसम में बाहर निकलती है, धूनी मारती है, मंत्र पढ़ती है, रक्स शुरू करती है और फिर चंद लम्हों में पूरी वादी पर बादल मंडलाते हैं और फिर खौफनाक बारिश शुरू हो जाती है। और इस तिलिस्माती बारिश से साइकेडिया के पौधे उगते हैं, जिनका इस्तेमाल बेशुमार बीमारियों के इलाज में किया जाता है और ये दुनिया का कीमती तरीन पौधा है। 1 मीटर दरख्त की कीमत $1 लाख और एक बीज की कीमत $100 है। यूँ लगता है कि यहाँ के मुकामी लोग किसी गहरे जादू के ज़ेरे असर हैं। बाकी हकीकत अल्लाह बेहतर जानते हैं। जनूबी अफ्रीका की बहुत सी मशहूर शख्सियात को पूरी दुनिया जानती है और ये दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनमें हाशी मामला, AB डिविलियर्स, जैक कैलिस, केविन पीटरसन, चार्ली थ्रॉन, शान पोलैक और हंसी क्रोनियो काबिले जिक्र हैं। नाज़रीन इकराम, अब अगर बात करें वीज़ा की, तो जनूबी अफ्रीका का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको VFS ग्लोबल एप्लीकेशन पर सेंटर में ज़ाती तौर पर दरख्वास्त देना होती है। दरख्वास्त के अमल में DH80 फॉर्म को दुरुस्त तरीके से भरना होता है। मतलूबा फंड जिनसे आप साउथ अफ्रीका में गुजारा कर सकें, उनकी दस्तयाबी का सबूत देना होता है। इसके अलावा वापसी या आगे ट्रैवल का टिकट, दौरे का मकसद और मुद्दत, ये सब चीज़ें तफसील से फराहम करनी पड़ती हैं। इसके अलावा वहाँ जिस शख्स ने आपको स्पॉन्सर किया है या कंपनी का खत और दावतनामा लाजमी है। विजिट वीज़ा की एम्बेसी फीस 5,300 पाकिस्तानी रुपए है। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट्स 25 से 30,000 एप्लीकेशन और प्रोसेस का अलग से लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले किसी और खूबसूरत मुल्क की सैर और तारीख के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।